नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से अहम फैसले किए हैं। तीन बड़े फैसले पाकिस्तान ने लिए। एक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान ने फैसला लिया, जो कि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो गैर मुल्की हैं, वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनको 31 अक्टूबर का वक्त दिया गया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस चले जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो 1 नवंबर से उनको बाय फोर्स वापस भेजा जाएगा। दूसरा फैसला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक ये किया है कि इससे पहले डिटेल में हम ज़ाहिर की बात करेंगे कि 1 नवंबर से कोई भी अफगान शहरी अगर पाकिस्तान आना चाहता है तो उसके लिए मस्ट है कि वो पाकिस्तानी वीज़ा जो है वो हासिल करे। अदर देन दैट किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर उसे पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसी से जुड़ा जो तीसरा फैसला पाकिस्तान ने किया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और अपने पड़ोसियों पर वो इन्हिसार करता है, जो दुनिया के साथ तिजारत करता है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ एक मौजूद है, उसके हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो शहबाज, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक, इसको डिटेल में आगे चल के हम बात करेंगे, इसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस वक्त जो ओवरऑल ताल्लुकात हैं ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। और बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तवक्कुआत जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उनसे पूरी नहीं हुई, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, और अब ये इक़दामात लिए जा रहे हैं। तो आगाज़ मेरे ख्याल में हम बाकी डिटेल तो हम शेयर करते रहेंगे, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से करेंगे, और ख़ास करके जो पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं, जो अफ़गानिस्तान अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की जो फैसिलिटी यूज़ करता है, इसके हवाले से ज़ाहिर की तफसीलात तो सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे एक ऐसा पोर्टेंट मूव है जिससे अफगानिस्तान की मैशत ऑलरेडी स्ट्रगलिंग है, जिसको फ़र्क पड़ेगा। तो क्या बड़े उसमें हाईलाइट्स हैं जो पाकिस्तान ने अब फैसला किया है? कामरान, ये जो स्मगलिंग का एक इशू है जिसको बेस बना के पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, ये एक बहुत ही पुराना डेकेड्स ओल्ड ये इशू है। और ये इसलिए इशू है कि दोनों साइड्स के ऊपर जो पॉपुलेशन है, उनके तजारती और उनके वैसे भी उनके रिलेशनशिप्स हैं, जिसकी वजह से तजारत उनके दरमियान होती है, उनका आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही जो बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड ईरान, वो बॉर्डर इस नेचर उसकी ऐसी है कि वहाँ पे उसको आप 100% उसको मैन कर ही नहीं सकते। वहाँ पे बावजूद इसके इन्होंने खारदार तारे लगाई हैं और भी इन्होंने फेंसिंग करने की कोशिश की है, इनके वो मसले हल नहीं, और अभी भी कंप्लीट फेंसिंग नहीं हुई है उस बॉर्डर की। तो और फिर हमारे अपने जो लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है स्मगलिंग के, और इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन इश्यूज़ को हाईलाइट भी किया था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उन्होंने एक डिसाइसिव ये मूव ली है। क्या आज हो जानी चाहिए थी मूव, आज से 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो एक डिबेटेबल चीज़ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे जाके। बट प्राइमरीली 4 बड़े इन्होंने फैसले किए हैं। एक की तो बात हो रही है कि तजारती कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल पहले वो 4 फैसलों को मुख्तसर हम बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, 4 नोटिफिकेशन निकाले पाकिस्तान ने आज से 3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने टारगेट किया डायरेक्टली जो अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड है। अफगानिस्तान चूंकि एक लैंड लॉक कंट्री है, उसकी समंदर तक डायरेक्ट रसाई हासिल नहीं है, और बीइंग ए लैंड लॉक कंट्री उसको ये एक इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होते हैं, जो मुआहदे होते हैं, उसको ये एक्सेस हासिल होती है कि जो नेबरिंग कंट्री जिसके साथ समंदर हो, जैसे पाकिस्तान है या ईरान है, तो उसको ये राइट होता है कि उस नेबरिंग कंट्री के जरिए अपने जो इंपोर्ट्स हैं, जो तजारत है बैनुल अक़वामी, उसको वो कंटिन्यू रख सकता है। उसी मद्देनजर में 1965 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये मुआहदा हुआ था ट्रांजिट ट्रेड का। ये 2010 तक चलता रहा। 2010 में इसका अपडेटेड वर्जन आया, उसमें काफ़ी चेंजेस आई। ये 2010 वाला भी जो मुआहदा ये 5 साल के लिए था, 2011 में इफेक्टिव हुआ, 15-16 में ये खत्म हो गया। अब इसको हर साल एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी भी मुआहदा मौजूद है, बट जो कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स पाकिस्तान ने किए, कुछ इसमें रेडिकल अमेंडमेंट्स भी हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अमेंडमेंट्स होनी नहीं चाहिए थी। बट पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है, स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। अमेंडमेंट्स है क्या, बड़े फैसले है क्या? नंबर 1, इन्होंने फैसला ये किया कि कुछ अशिया ऐसी हैं जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत आ ही नहीं सकती। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपने एक नेगेटिव लिस्ट का सुना होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट करना नहीं चाहता, इंडिया पाकिस्तान से नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें उन्होंने वैसे तो कैटेगरी अगर आप जाएंगे तो तजारती वो इनके जो कोड्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 6 या 7 किस्म की बड़ी अशिया, जिसमें कपड़ा है, टायर्स हैं गाड़ियों के, उसके साथ चाय है, कॉस्मेटिक्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं,
नट्स हैं, कुछ वैक्यूम फ्लास्क हैं और होम अप्लाइंसेज जिसमें टेलीविजन आ जाते हैं, लाउड स्पीकर आ जाते हैं और मुख्तलिफ अशिया आ जाते हैं, इवन के एयर कंडीशनर्स भी आ जाते हैं। इनके ऊपर पाबंदी लगी है, ये नेगेटिव लिस्ट में आ गया। ये अफगानिस्तान तजारत का जो उसका माहिदा पाकिस्तान से उसके तहत ये इम्पोर्ट ही नहीं कर सकता वाया पाकिस्तान, ना समंदर के रास्ते, ना फजाई रास्ते और ना ही लैंड रूट के जरिए। दूसरा नोटिफिकेशन जो है उसके तहत इन्होंने 5 किस्म की अशिया जिसके ऊपर 10% इन्होंने पाकिस्तान ने प्रोसेसिंग फी लगा दिया। ये अशिया पाकिस्तान आज के जरिए मंगवाई जा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान का जो ताजिर होगा उसको इसके ऊपर 10% प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। क्या ये जायज़ है नहीं है, इसके ऊपर हम बिल्कुल प्रोग्राम के आगे जाके बात करेंगे। बट इसमें जो अशिया है, इसमें चॉकलेट्स हैं, फुटवेयर है, मशीनरी है, ब्लैंकेट्स हैं और गारमेंट्स हैं, इनके ऊपर 10% प्रोसेसिंग फी लगा दी। 2 बड़े और अहम नोटिफिकेशन में रूल्स में अमेंडमेंट की गई है। नंबर 1 कि जितनी भी अशिया अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के वाया इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर जो ड्यूटीज और टैक्सेस बनेंगे उसके इक्वल, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के इक्वल बैंक गारंटीज देगा अफगान का जो भी ताजिर होगा। और उसका मकसद ये होगा कि ये चीज़ें जो हैं जो पाकिस्तान पहुंच गई हैं ये अफगानिस्तान तक पहुंच जाए, और जब इस चीज़ की सर्टिफिकेशन हो जाएगी कि ये चीज़ अफगानिस्तान पहुंच गई है, पाकिस्तान में ही नहीं रुकी या स्मगल बैग होना तो बाद की बात है, तो वो ड्यूटीज़ जो है उसके इक्वल वो जो बैंक गारंटीज हैं वो वापस हो जाएंगे, अदरवाइज पाकिस्तान इसको कैश करवा लेगा। ये बहुत बड़ी चेंज है, इससे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ सकते हैं। चौथी जो बुनियादी चेंज इसके अंदर की गई है वो भी इसी किस्म के कुछ रूल्स की अमेंडमेंट्स की गई, जिसमें स्कैनिंग होगी जो उनकी गुड्स आ रही हैं पाकिस्तान उसकी 25% अगर कोई भी अशिया आ रही है उसके 25% के बराबर पाकिस्तान उसकी स्कैनिंग करेगा, और 10% ऐसी होंगी जिसकी वो उनका जो एडवांस हमारा एक सिस्टम है रिस्क मैनेजमेंट उसके थ्रू गुजारा जाएगा। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग कामरान अब ये होगा अफगान इंपोर्टर्स के लिए, जो पाकिस्तानी क्लियरिंग एजेंट्स है जो अफगानिस्तान के लिए काम करते हैं, पूरी एक इंडस्ट्री अब ट्रांजिट ट्रेड की उसके लिए। तो ये एक बुनियादी फैसला, इसकी जो एक चीज़ है वो आगे जाके फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये फैसला ऑब्वियसली इसमें आई थिंक जो एक और एस्पेक्ट हम आगे चल के वो बात भी करेंगे। इम्पॉर्टेंटली देखें जो अफगानिस्तान की आपको पता ना कि 4 करोड़ आबादी है, उसकी जो मईशत का साइज़ है वो इतना बड़ा है नहीं, कोई 19-20 बिलियन डॉलर है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि उनकी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ हालिया सालों के अंदर, जिससे ये बात वाज़ेह है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्मगल हो रही हैं। लेकिन आई थिंक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अफगानिस्तान का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है, देखिए वो चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहा है या ट्रांजिट ट्रेड की फैसिलिटी कर रहा है, अगर वो चीज़ें जो अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान वापस आ जाती हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर आपके बॉर्डर से चीज़ें किसी भी मुल्क से अगर आ रही हैं तो ये आपका जो रेगुलेशंस हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी वो आपकी ठीक नहीं है, आप अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी ठीक कर लें। हमने तो नहीं कहा कि अफगानिस्तान से चीज़ें स्मगल होनी चाहिए। टू दैट एक्सटेंट दे आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर एक चीज़ अफगानिस्तान के लिए जाती है और फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आ जाती है, और इसमें जो इम्पोर्टेंटली जो वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने बाकायदा तौर पर आई थिंक एतराफ़ किया है और खुल कर कहा है कि ये जो स्मगलिंग होती है ये कंटेनर्स और ट्रकों के ज़रिए होती है, और यकीनी तौर पर अगर जो वहाँ पे लोग हैं बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी कर रहे हैं वो उनके मुलव्विस हुए इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो हो ही नहीं सकती। और उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उन्होंने बाकायदा तौर पर यह ऑर्डर जारी किया है कि अगर इसके अंदर कोई फौजी अफसर या कोई भी इस तरह का एहलकार मुलव्विस होगा तो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा। तो अब देखना यह है कि एक तो हमने ये इकदाम ले लिए, लेकिन साल से ये जो काम होता रहा उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जो अरबों की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ हर तरह से। कामरान ये बहुत बड़ा सवाल है अकाउंटेबिलिटी वाला। ये मुझे अगर माजी का आप एक्सपीरियंस देखें, एक फेमस NLC का केस था आर्मी का, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर कोई गलती हो तो उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे बाद में। उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वो मामला नैब को भेजा था, वो चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ी। चौधरी निसार अली खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन तो बड़ा पुश करते रहे, उनकी बड़ी एक एक्सेप्टेंस भी थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। बट वो केस भी आपको पता जब वो पहुंचा कल्मिनेशन के करीब तो वो जो अफसरान थे उनको गालबन आर्मी ने कॉल बैक कर लिया था, उनको सिविलियन लॉज के तहत उनको कोई पनिशमेंट नहीं हो सकी थी। तो माजी तो कोई इतना अच्छा नहीं है। बट कहा यह जाता है कि अब जिस तरह सरफराज बुगटी साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ का रिजॉल्व है, वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे वाकया याद आ जाता है, आशिर अजीम बड़े नॉन एक पर्सनैलिटी हैं, वो उनका एक बड़ा मशहूर एक ड्रामा होता था धुआं, लेट 90s में वो BTV पे चला था। आजकल कनाडा में पोस्ट एग्जाइल में। हाँ, वो बेसिकली कस्टम के ऑफिसर हैं। मेरे उनसे मुलाकात पहली हुई थी 2008-9 में।
उस वक्त बेचारे ज़ेर अताब थे। मेरा ख्याल है कि किसी प्रोग्राम इनको लेना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक हिम, अगर वो मान जाते हैं, अगर उनको फैमिली से परमिशन मिल जाती है। तो उन्होंने हमारी बड़ी एक बैकग्राउंड में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई उनके साथ, वो कह रहे, और वो इस वक्त इसलिए वो ज़ेर अताब थे कि उन्होंने अपने ही इदारे की कुछ चीज़ें पकड़ ली थी। और मैं पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर, अगर जाए उनके फेसबुक पेज के ऊपर या ट्विटर के ऊपर जो अब एक्स है, उसके ऊपर उनकी कुछ एक आध वीडियो भी पड़ी, उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये पकड़ा कि एक कंटेनर जो अफगानिस्तान के लिए उसने जाना है, वो 1.5 घंटे बाद फिर उसी जगह पे कराची पोर्ट पे मौजूद है। पोर्ट से बाहर निकला, गया, माल उतारा कराची में, फिर वहीं पे पहुंच गया। तो कहते जब हमने उस चीज को देखा तो और फिर हम हैरान है कि तो ये उसने कहा मैंने सिस्टम को देखा, वो वीडियो उनकी मौजूद है वहां पे, और फिर जब मैंने देखा फिर हमने और इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये और बड़ा स्कैम है। एज अ रिजल्ट कुछ और भी फैक्टर्स होंगे, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वो अपने ही इदारे के लोगों के खिलाफ मूव कर रहे थे। दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये है, यह सिर्फ हमें कस्टम्स की बात है, और कस्टम्स की भी अपनी लिमिटेशन है। याद रहे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्बिंग स्मगलिंग एट द बॉर्डर्स, कस्टम्स नहीं है, ठीक है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि उन्होंने स्मगलिंग जो है चेक करनी है बॉर्डर्स के ऊपर। कस्टम, हमने बड़ी डिटेल के ऊपर एक प्रोग्राम किया हुआ है, कस्टम की रिस्पांसिबिलिटी किसी जगह पे 50 किलोमीटर के बाद बॉर्डर पे शुरू होती है, किसी जगह पे 200 किलोमीटर के बाद, और किसी जगह पे तो पूरे जिले के बाद, और अफगानिस्तान के इजलाफ को पता है बहुत बड़े बड़े। तो इनका तो अगर इनवर्ड जो हो रही है मूवमेंट, और एक चीज जो किसी ने कुछ ले दे के बॉर्डर से छोड़ दी या बगैर किसी के लिए दिए भी वो बॉर्डर से आगे आएगी, तो वो फिर शहर में तो नहीं रुकेगी ना, मार्केट में पहुंचेगी और बिकेगी। एक बात मैं हमेशा कहता था, और हमने किसी प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया, कि एफबीआर अगर इस तरह पत्थर फेंके तो वो टायरों की जो स्मगलिंग वाली शॉप है वहां पे जाके लगा अपनी छत से, और दूसरी साइड पे फेंकेगा तो वो जो पेट्रोल पंप है वहां पे जो स्मगल सिगरेट्स बिकते हैं वहां पे जाके लगा। तो अब इन्होंने एक्शन ले लिया है। मैं अभी तक इस पे फाइनल वर्डिंग नहीं दूंगा, क्या होता है नहीं होता, माजी ये बता रहा है कि बड़ा मुश्किल है। इसमें एक जो चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, एक पाकिस्तान के सीनियर एहलकार हैं जो अफगानिस्तान के मामलात को वो देखते भी रहे हैं, तो उनसे मेरी एक 2 रोज़ पहले इस सारे जो इश्यूज़ इन पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कम से कम कोई 8-9 डिफरेंट इदारे हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं, जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो ट्रेड के मामलात को डायरेक्ट देखते रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, जो इसमें मुलव्विस हैं कि उनकी अंडर देयर वॉच ये जो स्मगलिंग होती है। तो अगर तो वाकई पाकिस्तान जो है वो सिंसियर है और इस दफ़ा क्रैक डाउन करना चाहता है, तो आप उन जो 8-9 इदारे हैं उनको अकाउंटेबिलिटी करें उनकी, और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब देखना, वो वही वाली बात मैं भी किसी जो जिम्मेदार एक शख्सियत से पूछ रहा था कि इस दफ़ा क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा जो ऊपर से हमें ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि आप देखना नहीं है कि कोई बंदा वर्दी में है, वर्दी के बगैर है, अगर जो भी शख्स गैर कानूनी काम में, स्मगलिंग में मुलव्विस है, हमें ऊपर से ऑर्डर है, आपने उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना है। अब ये कितने अरसे तक सस्टेन होता है, इसकी क्या आउटकम होती है, दैट रिमेन्स टू बी। इसमें पहला बैरोमीटर ये होगा कि आज से 2-3 माह बाद क्या ये अफगान की जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, क्या वो मार्केट में या स्मगल गुड्स अवेलेबल है या नहीं है। अभी तो पुराने स्टॉक्स चलेंगे ना, आपके गोदामों में चीज़ें पड़ी होती हैं और आपकी सप्लाई लाइंस भी आ रही होती हैं, फौरी तौर पे तो सप्लाई लाइन टूटेगी नहीं। बट इसमें ये पाकिस्तान का एक अपना पर्सपेक्टिव है ये सारे एक्शन लेने का। जैसे अभी कामरान भी बता रहे थे कि अफगानियों की पोजीशन के ऊपर बड़ी वाज़ेह है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं, हम तो करते हैं अपनी एक तो ज़रूरियात के लिए करते हैं, और फिर और अगर उसकी कोई चीज़ स्मगल होकर पाकिस्तान में रह जाती है या पाकिस्तान से क्रॉस ही नहीं हो रही, तो गलती हमारी तो नहीं है, आपकी है। अफगान नहीं, बिल्कुल ठीक है इस बात में। दूसरा, जहाँ पे कंजम्पशन की एक बात आ जाती है, और जो बेस केस भी है कि अफगानिस्तान में फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाता है ब्लैक टी जो चाय है, चाय वो लोग नहीं पीते ज़्यादातर उनकी जो पॉपुलेशन है, और वो उनकी जो इंपोर्ट है उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा है। तो उनका ये मौक़िफ़ है इसके ऊपर कि हम बहुत सारी अशिया इसलिए भी दरामद करते हैं कि हम उसको आगे बेचते हैं, चाहे पाकिस्तान को बेचते हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया में भी, एक सेंट्रल एशिया होल इज मोस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इज लैंड लॉक, तो आगे भी तो लैंड लॉक कंट्रीज है ना, उनको भी वो बेच सकते हैं। तो बहरहाल ये एक डिबेट है। आज से कोई 8 साल पहले एक कस्टम्स की ही रिपोर्ट, एक तारिक हुदा की रिपोर्ट थी स्मगलिंग के हवाले से, उसमें उन्होंने ये जितने अशिया आज हमने बैन किए हैं, इसमें ज़्यादातर अशिया उन्होंने पॉइंट आउट किए, और उन्होंने वो कंपैरिजंस दिए उस रिपोर्ट के अंदर। वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, हमने उस वक्त रिपोर्ट किया था उसको 2015 में, कि कौन सी अशिया अफगानिस्तान की नीड से ज़्यादा है और उस पर क्या हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन नहीं हुआ, चले 8 साल बाद हुआ, लेकिन क्या ये एक्शन वाकई दुरुस्त है और ये क्यों जरूरत पेश आई, वाकई इनकी स्मगलिंग हो रही है या नहीं हो रही थी, वो एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करें। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान अब पब्लिकली ये कह रहा है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो सहूलत है
उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। और इसी वजह से जो ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ इकदाम पाकिस्तान ने जो उठाए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के रस्ते जो तिजारत करता है दुनिया से, ख़ास करके जो इम्पोर्ट करता है बाकी दुनिया से। और इसमें शहबाज जो इंटरेस्टिंग, ज़ाहिर है कि अदाद-ओ-शुमार तो झूठ नहीं बोलते, मसलन एक साल के अंदर ही जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के रस्ते इंपोर्ट करता है उसमें 2/3 इजाफा हुआ है। और ये जो आप ही की स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस फेस कर रहे थे, हमारे पास डॉलर कम थे, तो हम बहुत सी जो ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो ज़रूरत नहीं थी हमें, उस पर पाबंदी लगा रहे थे, एलसीज नहीं खुल रही थी। इंटरेस्टिंगली आपकी स्टोरी के मुताबिक एट द सेम टाइम जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंडर चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही थी, वो उसमें वही आइटम्स जो पाकिस्तान इंपोर्ट अदरवाइज नहीं कर सकता था, उसमें इजाफा हो रहा था। तो इसका मतलब है कि इफ़ आई एम करेक्ट कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने वो चीज़ें बैन की थी तो वाया अफगानिस्तान फिर भी वो पाकिस्तान आ रही थी। इस दैट बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। दो तरह की इंपोर्ट्स होती हैं अंडर द ट्रांजिट ट्रेड जो अफगानिस्तान करता है। एक तो वो उनकी ऑनवर्ड मूवमेंट उनकी हो जाती है अफगानिस्तान, और कुछ वो री एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए भी आप एक चीज़ मंगवाते हो, उसको उसका कोई वैल्यूएशन करके उसको वापस आप एक्सपोर्ट कर देते हो। इसके जो 2021-22 मतलब पिछले से पिछले वाला माली साल था, उसमें टोटल जो अफगान इंपोर्ट्स थी वो कोई 4.5 अरब डॉलर थी। और जो पिछला माली साल है उसमें 63% इजाफा हुआ, जो कि 2.8 अरब डॉलर इजाफा बनता है, और ये बढ़कर होंगे तकरीबन 7.3 अरब डॉलर। मतलब एक साल के अंदर इंपोर्ट्स जो उनकी ट्रांजिट ट्रेड की वो 63% में इंक्रीज, विच वाज एबनॉर्मल, क्योंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करे। इसमें मेजॉरिटी वही थी जो फॉरवर्ड कार्गो होता है, जो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पहुंचता है। वो 2022 में वो 4 अरब डॉलर था, अब वो बढ़कर कुछ 6.7 अरब डॉलर हो गया। जो बाकी जो डिफरेंस है वो उसका जो री एक्सपोर्ट हो गया। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग नंबर। अब इसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशंस हो सकती हैं। एक इसकी जस्टिफिकेशन ये भी हो सकती है कि चूंकि 21 में अगस्त 2021 में ये गवर्नमेंट आई थी अफगान की इंटेरिम, और उनके पास शुरू में बड़े इशूज थे, इनकी हर चीज़ ऑलमोस्ट ठप हो गई थी, तो 22-23 में वो मोमेंटम उसने पिक किया होगा। एक दिस कुड बी वन जस्टिफिकेशन। लेकिन जब आप इनको अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में देखते हो और इनको कंपेयर करते हो कि किन अशिया में अफगानिस्तान की ये जो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो फिर वो चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है स्मगलिंग वाली, विच इज़ कि जो टॉप 20 आइटम्स थी, मतलब। और इसमें जो इंटरेस्टिंग पैटर्न कामरान इसके अंदर ये था कि जहां पे पाकिस्तान की जो अपनी इंपोर्ट है वो नेगेटिव में है, और नेगेटिव भी डबल डिजिट में, ऑलमोस्ट मोर देन 10%। तो वहां पे अफगान जो इंपोर्ट है कॉरेस्पॉन्डेंटली वो ज्यादा बढ़ गई। अब उसमें उनके जो इंक्रीज 70%, 80%, किसी जगह पे 200%, किसी जगह पे 300%, इस तरह के इंक्रीजेस भी हैं। वो आइटम भी इसको डिस्कस करते हैं, बट वो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें एक्सेप्शनल इंक्रीज भी होता है क्योंकि क्वांटम पहले थोड़ा था, अमाउंट का बढ़ गया, तो वो उसकी वजह से एक फैक्टर आया। बट अगर कम सिर्फ हम इनकी 4-5 बड़ी आइटम्स देख लें ना, ओवरऑल ये जो ऑलमोस्ट 20 आइटम्स थी, इनकी जो इंपोर्ट थी ना, हम सिर्फ 20, पहले हमने बात की पूरी ट्रेड की उनकी कि वो 4.5 से 7.3 अरब डॉलर हो गया। और विद इन दैट वो जो टॉप 20 आइटम्स है उसका अगर आप ब्रेकअप ले लें, उसमें 2021-22 में इनकी जो इंपोर्ट थी वो 3.3 अरब डॉलर थी, और ये 22-23 में बढ़कर ये हो गई इनकी 5.6 अरब डॉलर। अब इसमें जो इंक्रीज आया वो है 2.3 अरब डॉलर का, और टोटल में कितना इंक्रीज आया 2.8 अरब डॉलर। मतलब ये जो मैक्सिमम इंक्रीज आया कॉरेस्पॉन्डेंस वो आया उन आइटम्स में जहां पे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हो रही थी और अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स इंक्रीज, तो मतलब वो स्मगल बैक हो रही थी। इस किस्म की जब चैनल इस्तेमाल इन्होंने किया, अब इसमें अब ये कुछ इसमें से अशिया एक आध को छोड़ो, बाकी हुकूमत ने उनको बैन कर दिया अभी कि आप कर ही नहीं सकते, और कुछ के ऊपर इन्होंने जाके वो प्रोसेसिंग फी लगा दी है। जैसे सिंथेटिक इनका जो फैब्रिक है उसमें पाकिस्तान की जो इंपोर्ट थी कामरान, वो उसमें 48% की कमी हुई, और अफगानिस्तान की इंपोर्ट में इसमें 35% इंक्रीज हुआ। इधर से शिफ्टिंग उधर होगी। अब इसका ये सारी गेम की है क्या? सवाल ये है कि जब अफगानिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है, इंटरनेशनल की ट्रेड उस तरीके से उनके पास वसाइल नहीं है, फाइनेंशियल उनके सिस्टम्स नहीं है, तो पैसा कहां से जा रहा है? सारी डिबेट जो है ना कि 4.5 अरब डॉलर से जब 7.25 अरब डॉलर हो गया, तो इंक्रीज फंडिंग कहां से हो रही है? हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, 2 इसकी बड़े जरिए है फंडिंग की। एक तो नार्को ट्रैफिक से फंडिंग होती है, कहा जाता है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर हवाला से होती है, बिल्कुल, और फिर जो पाकिस्तान की ओपन मार्केट है वहां से इसकी फंडिंग होती है। डॉलर जो ओपन मार्केट से खरीदा इतना जाता है, वो अफगानिस्तान में जो रीपेमेंट्स करनी इंटरनेशनल मार्केट्स में एलसीज की, या जो जिस तरीके से भी इंपोर्ट करते हैं, तो वो डॉलर तो पाकिस्तान से फाइनेंस हो रहा था। एक रफ एस्टिमेट ये है, रफ एस्टिमेट है, कंफर्म नहीं है,
कि अगर $7.25 बिलियन की एनुअल इंपोर्ट्स हैं, उसमें कम अज कम भी 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान एक फिगर ऐसा है जो पाकिस्तान से फाइनेंस हो रहा है। हमारा जो IMF का पिछला प्रोग्राम था वो तकरीबन 6-6.5 अरब डॉलर का था 3 साल के पीरियड के ऊपर, जिसमें इतनी हमने तकालीफ उठाई। ये वाला प्रोग्राम हमारा 9 माह का 3 अरब डॉलर का है। इतने ही ऑलमोस्ट अफगानिस्तान हमारी मार्केट से अपनी जो इंपोर्ट्स है उसको फंड कर रहा है। दो नुकसानात हो रहे हैं, एक आपकी डॉलर की फ्लाइट हो रही है और वो भी हवाला हुंडी के जरिए वी अस्यूम, और दूसरा जो कस्टम ड्यूटीज और टैक्स की मद में, क्योंकि वो तो जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं वो तो अफगानिस्तान के लिए, उस पर तो कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस तो नहीं आयद होते, उस मद में भी हमें नुकसानात हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नहीं कहा बल्कि यकीनन ये हमारे इदारों की मिली भगत के बगैर तो हो नहीं सकता। हमारे लोग इसमें बिल्कुल इसमें और एक्सचेंज कंपनीज के लोग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मतलब वो लिस्ट है ना एक पूरी। तो अगर वो अब अगर अच्छा ये फैसला भी कहां पे हुआ, ये हमने अभी तक बात नहीं की, ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में हुआ है ये फैसला। और वन ऑफ द एपिक्स कमेटी की मीटिंग्स के मुझे किसी जो एक सोर्स ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे, तो उसमें उन्होंने उनके रिमार्क्स थे कि जो मिलिट्री लीडरशिप के रिमार्क्स थे उस मीटिंग में, कि जब ये सारी ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आपकी जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको अमेंड भी करना पड़े और उसके आपको ओवर एंड अबव भी कुछ स्टेप लेना पड़े तो ले, और इसको फौरी इस चीज को खत्म करें। फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई SIFC की 26 और 27 सितंबर को, उस मीटिंग के दौरान इस पे फैसला हुआ और उसका जो फैसला था उसकी इंप्लीमेंटेशन इमीडिएट लिखी गई। 27 को मीटिंग हुई और इस हफ्ते उसका एक नोटिफिकेशन जाना है। क्विक चीज कि देखें, हम अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक चीजें अपनी एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। डू यू थिंक कि इस केस के अंदर अब तो क्लियर है कि टेंशन बढ़ रही है, टिट फॉर टैट मामला चल रहे हैं और आगे चल के बात भी करेंगे, क्या अफगानिस्तान के पास भी कोई ऐसी लेवरेज है? बिल्कुल है, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है? कितनी हमारी ट्रेड है थ्रू सेंट्रल एशिया? देखिए उसका क्वांटम नहीं रेंट कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह कि बहुत सारी जहां से अगर अफगानिस्तान जा रही है तो आगे उज़्बेकिस्तान भी जा रही हैं, वहां से या दूसरी कंट्रीज को भी जा रही हैं, और वहां से जो आ रही है वो उनकी सेंट्रल एशिया की भी हो सकती है और वाया वो अफगान इंपोर्ट के तौर पर भी आती है। इनके पास क्लैरिटी नहीं है इस डाटा के ऊपर, मैंने कल स्पेसिफिकली पूछा था। बट इसमें बॉटम लाइन ये है कि अफगानिस्तान अगर डैमेज इन्फ्लिक्ट करना चाहे पाकिस्तान को वो कर सकता है। जो बड़ी स्ट्रेंथ है उनके पास दो हैं इस वक्त। एक तो जो फूड सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, उसमें जो आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अच्छा, दे कैन प्ले विद दैट, एक चीज वहां पे उनके पास थोड़ी बहुत लेवरेज है। दूसरा, जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स टू सेंट्रल एशिया है वहां पे ये भी इन रिटेलिएशन प्रोसेसिंग फी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम 2 से 3 अरब डॉलर की गालबन हम सेविंग करेंगे, हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और उसमें $90 पर टन था वो। अच्छा, वो पाकिस्तान को इतनी ऑकवर्ड, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया वो स्टेटमेंट दे के कि उनको उस कोयले के ऊपर ड्यूटीज लगाना पड़ी, वो उसकी प्राइस फिर बढ़ के $200 होगी। मतलब अगर अब हमारे अगर कोयले की इंपोर्ट अगर हम अफगानिस्तान से कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो कुछ रिटेलिएट कर सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि उनके पास भी नहीं है। और सिक्योरिटी अगर हम साइड पे भी करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो वो अगर वो लेट से आपसे नहीं कोऑपरेट करते, क्योंकि इसमें ये भी तो बात है ना, क्या ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या ये इकोनॉमिक डिसीजन है, ये तो टाइम बताएगा ना। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कि क्या ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान ने जो अपनी पॉलिसी में तब्दीली आयद की है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस आयद की हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो अफगानिस्तान इंपोर्ट करता है वाया पाकिस्तान, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्या ये एक प्योर इकोनॉमिक डिसीजन है? जो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है वो तो यही बता रही है कि इसमें बोथ फैक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी है और इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्यों है? क्योंकि इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ताल्लुकात की इस वक्त नौयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसका जो रूट कॉज है वो है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हमलों में इजाफा हो रहा है हालिया हफ्तों महीनों में हमने देखा, और पाकिस्तान ये समझता है कि अफगान तालिबान उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, और हमारे मुतालबात के बावजूद उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और एक सेंस यही है कि पाकिस्तान वो उसके पास बेशक एक इकोनॉमिक लेवरेज हो या एक बहुत बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उसको एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, और अफगानिस्तान के लिए एक कॉस्ट बढ़ाना चाहता है कि अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन को अपने यहाँ पनाह देंगे
तो फिर हम आपके साथ भी ताउन नहीं करेंगे। तो इसमें शहबाज जो सबसे बड़ा आई थिंक जो फिगर है, जो वज़ीर दाखिला ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि तालिबान के आने के बाद इक़्तिदार में कोई 24 खुदकुश हमले हुए पाकिस्तान में। उन 24 खुदकुश हमलों में 14 खुदकुश हमले ऐसे थे जिसमें अफ़गान जो शहरी हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। तो एक जो फैक्टर है कि पाकिस्तान जो कहता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने किसी नेशनैलिटी का नाम नहीं लिया। दफ्तर खारजा भी ये वजाहत देती है कि जी ये जो क्रैक डाउन है अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो है, अगर कहाँ वहाँ पर अगर गैर कानूनी तौर पर कोई भी अगर वहाँ पे रह रहा है तो वो वेल विद इन देयर राइट्स के उनको वो डिपोर्ट करे। और अब कहने को तो ये पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अल्फाज की हेर फेर है, असल में तो निशाना जो है वो अफगान शहरी हैं। अब इसमें थोड़े से अगर नंबर्स की बात कर लें, थोड़ा सा वेरिएशन भी है इसमें। जो पाकिस्तान के अपने आदाद शुमार हैं वो कहता है कि 44 लाख इस वक्त अफगान जो शहरी हैं वो पाकिस्तान में मुकीम है। इसमें से 17 लाख ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, यानी कि ना उनके पास मुहाजिरीन का कोई कार्ड है, ना उनके पास कोई और कानूनी दस्तावेज है जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान में रह सकें। जो UNHCR का फिगर है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 37 लाख कुल अफगान शहरी मौजूद हैं। उसमें से 13 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं विद द UNHCR, और अनदर ऑलमोस्ट 8,80,000 ऐसे हैं जिनके पास अफगान ID कार्ड्स हैं, जो उन्होंने अपना इंदराज भी कराया UNHCR के साथ, और रेस्ट ऑफ देम जो हैं वो हैं जिनके पास कोई इस तरह की लीगल दस्तावेज नहीं है। तो अब इसमें आपको पता है कि 31 अक्टूबर तक डेडलाइन पाकिस्तान ने दी है इन लोगों को कि आप निकल जाएं, और अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर हम मजबूर होंगे आपके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से। देखिए, ये बिल्कुल आपने जैसे सही बोला कि ये पाकिस्तान का राइट है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है दो तरह से, एक तो जो टेरर अटैक्स हैं वो अपनी जगह पे, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं जिसमें ये कहा जाता है अफगानी जो नेशनलिटी के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। ऑल्दो कि अब जो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें लोकल पाकिस्तानीज जो हैं उनकी भी स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा उनके नाम है, लेकिन एक किस्म से एक ट्रेंड बन गया कि हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो अफगानियों के ऊपर लगा देते हैं। बट कामरान, इसमें ये देखने वाली बात है कि अब कितना अरसा इनको हो गया, इन लोगों को, तमाम तो नहीं बट मेजॉरिटी जो है शायद वो डेकेड से पाकिस्तान में रह रहे हैं, और इट हैज़ नेवर बीन दैट इजी कि हर अफगानी जो है वो अपना यहाँ पे उसको नेशनैलिटी मिल जाए, वो अपना ID कार्ड बनाने। ऑल्दो ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि उनके जाली उनके ID कार्ड्स भी बने हैं, ब्राइब्स किया गया नादरा में लोगों को, और इनके सारे प्रोसेस वो अपनी जगह पे, सारे सिस्टम्स की जो फ्लॉज हैं उसके ऊपर बात करनी कि वो अपनी जगह पे है। बट अब अफगानियों का जो अफगानिस्तान के इसके ऊपर जो बड़ा उनका अभी तक अगर आप देखें उनका जो रिएक्शन आया है वो इस चीज़ के ऊपर तो उनका आया है रिएक्शन, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान उनको वापस भेज रहा है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन का भी इंतजार नहीं किया। मेरे ख्याल कुछ इस्लामाबाद के भी गिरदोनवा में कुछ एक दो इन्होंने इस तरह के ऑपरेशन किए जो हमारे नॉलेज में है, बाकी आप भी कुछ कल जिक्र कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि थिंग्स हैव बीन ऑन द डायरेक्शन जो कि ये चाह रहे थे। दूसरी साइड इसके ऊपर अभी तक अफगानिस्तान ने रिएक्शन नहीं दिया, वो इकोनॉमिक साइड है। इकोनॉमी के ऊपर उनकी तरफ से कोई आया, कोई किसी इकोनॉमी के ऊपर तो अभी नहीं आया, लेकिन जो पाकिस्तान का ये फैसला है कि जो गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरी पाकिस्तान में हैं उनको अफगान तालिबान की हुकूमत ने कहा है कि ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। मुल्ला याकूब जो उनके वज़ीर दिफा हैं, मुल्ला उमर के साहबजादे भी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बारबारिक यानी कि एक जालमाना पाकिस्तान की तरफ से ये सिलसिला है। और जहाँ तक आपने इकोनॉमिक फैक्टर की बात की तो हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है जो उनके वज़ीर दिफा हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान जो बिजनेसमैन हैं जो अपना सरमाया वहाँ पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे उन्होंने ज़रूर कहा है कि अगर पाकिस्तान आपको वहाँ पे नहीं रखना चाहता, आप अपना तमाम सरमाया वापस लेके अफ़गानिस्तान में आएँ, हम आपकी मदद करेंगे, और ये जो सरमाया है, अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो अफ़गानिस्तान की मईशत में उसको लगाएं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान इस तरह के इक़दाम करेगा तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद जो हैं वो कशीदा होंगे। इसमें जो एक और जो फैक्टर है, जो चैलेंज है मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, देखें 17 लाख लोग हम कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। नंबर 1, इनको ट्रेस करना, इनको ट्रैक करना, उसके हवाले से तो एक टास्क फोर्स बना दी है हुकूमत ने, और आज शायद पेशावर में
पहला इजलास भी हुआ है जो प्रोविंशियल जो टास्क फोर्स थी, उनको ट्रैक करना, फिर अगर इन लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं और कुछ अरसे के लिए आप किसी प्रिजन सेल में रखते हैं कि हाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन का एहतमाम करना, इनको वापस अपने मुल्क भेजना, ये अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप नंबर्स देखें ओवरऑल, यानी कि इस साल 2023 में अगर बात करें तो जो UNHCR के अपने फिगर्स हैं कि कुल हर जगह से कोई 8,000 के करीब अफगान शहरी हैं जो अपने वतन वापस गए हैं, और उनमें से 95% जो हैं वो पाकिस्तान से गए हैं। तो 8,000 एक तरफ अगर आप 40-44 लाख का फिगर है, उसमें से सिर्फ 8,000 जो लोग वापस गए हैं, तो इट्स पीनट्स। और 17 लाख लोगों को वापस भेजना, अगेन इट्स अ बिग चैलेंज, और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये एक बहुत बड़ा है। और इसमें ब्रेक पे जाने से पहले एक और जो पाकिस्तान ने भी स्टेप लिया है, और वो भी अगेन उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है, और वो है कि पाकिस्तान ने, आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे जो ताल्लुकात हैं और ड्यूरेंट लाइन और माजी की वजह से ना सिर्फ वीज़े की बुनियाद पर बल्कि जो उनका तस्करा है, यानी कि जो अफगानिस्तान का नेशनल ID कार्ड है, उसकी बुनियाद पर भी लोग आते जाते थे। इसी तरह से पाकिस्तानियों की भी ये फैसिलिटी खास करके जो बॉर्डर के एरियाज में मौजूद थे, क्योंकि कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके अक्रॉस द बॉर्डर कारोबार हैं, वो चमन के रास्ते सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। पूरा हमने प्रोग्राम अफगानिस्तान पर ही फोकस किया है। तो शहबाज, क्विकली जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की अगर बात करें तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो दुनिया में एक लैंड लॉक्ड अगर कंट्री है तो उसके राइट्स हैं, तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स हैं। मैं फिर मुआजिन का या बाकियों के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या जो पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं, डू यू थिंक दैट कैन इन्वोक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान? देखिए, इस पे हम किसी चीज को प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान क्या कर सकता है। 2 मेजर इंटरनेशनल जो कन्वेंशन उनका जिक्र करेंगे जो अफगानिस्तान के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो एक कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑन ट्रांजिट ट्रेड ऑफ लैंड लॉक्ड स्टेट्स। ये 1967 में कन्वेंशन साइन हुआ था, और ये वो तमाम रियासतें जो लैंड लॉक्ड हैं, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं और दुनिया में और भी बड़े ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया में भी हैं और कंट्रीज और खित्तों में भी हैं, तो वो उनके ये राइट्स हैं कि जो नेबरिंग कंट्री होती है जिसको ये कोस्टल स्टेट बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान इज अ कोस्टल स्टेट, ईरान इज अ कोस्टल स्टेट, तो नेबरिंग कंट्री अगर वो बाउंड है इस चीज़ के लिए कि वो तमाम उसको जो ट्रांजिट की जो फैसिलिटीज हैं और वो उसमें बगैर कोई रुकावटें डाले हुए, बगैर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस डाले हुए उसको फैसिलिटेट करेगी नेबरिंग कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, जो नेक्स्ट फेज आनी है अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट की, जो 2016 से उसकी मैंडेट खत्म हो चुका है लेकिन एक्सटेंड हो रहा है हर साल। वो इसलिए डिस्प्यूटेड हुआ है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान से कोर मुतालबा ये है कि जो अफगान ट्रक्स हैं जो अभी तक सिर्फ वाघा बॉर्डर तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, अफगान ट्रक्स को एक्सेस दी जाए भारत के अंदर जाने तक, सामान लेके जाने की और लाने की। पाकिस्तान उसको मना कर रहा है। तो अगेन ये जो ट्रीटीज है इसमें वो चीज़ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पहले भी उसको फुल इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर कन्वेंशन ऑन हाई सी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगेन वो रियासत जिसका समंदर तक जिसकी रसाई नहीं है लेकिन नेबरिंग कंट्री की है, उसके वो राइट्स हैं। इसके अंदर एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे शायद थोड़ा सा एक इशू आ सकता है, बट वी वुड नॉट प्रीएम्प्ट द थिंग्स, कि जो टर्म्स होंगी किसी भी जो रियासत, जैसे इस केस में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान को जो वो तजारत के लिए जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकती एज पर द कन्वेंशन ऑन हाई सी। और इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर जो एक हमने 10% फी लगाई है, प्रोसेसिंग फी, ये लगा तो सकती है कोस्टल स्टेट, इस केस में पाकिस्तान, लेकिन ये जो फी है एज पर द कन्वेंशन ये इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है। उतनी होनी चाहिए जितनी उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट से ज्यादा आप फी चार्ज नहीं कर सकते। इन दिस केस अगर आप एग्जांपल लें कि अगर 200 मिलियन रुपए की, अगर रुपए की भी हम बात करें, डॉलर्स की भी आप बात करें, 200 मिलियन डॉलर की अगर कोई कंसाइनमेंट आई है और उस कंसाइनमेंट के ऊपर 10% फी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि 20 मिलियन डॉलर उसकी प्रोसेसिंग फी है? नहीं, वो 20 मिलियन डॉलर नहीं हो सकती। दिस कैन बी अ थिंग विच इज ये प्रॉब्लमेटिक। बट मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल से बात हुई थी, उनका ये दावा है कि अभी तक जो पाकिस्तान इकदाम किए उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन की वायलेशन करता है। चलें, वो पाकिस्तान तो खैर यही कहेगा। दूसरा एक चीज़ मुझे अभी याद आ गई कि जो पाकिस्तान ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उनकी कोई जो अपने बिजनेसमैन है ताजरों से मुलाकातें हुई हैं
और वो इस पर अब गौर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हम पर पाबंदियां लगाता है तो हमें मुतबादिल जो रस्ते हैं तिजारत के लिए उनको तलाश करना चाहिए, यानी कि वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करने के बजाय जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ शायद रब्ता करके कोई ऑल्टरनेट ढूंढना चाहते हैं। जाते हुए एक और बात कि जो गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है, इनको बाहर भेजने के हवाले से अगेन जो UNHCR है उनका अपना एक मौक़िफ़ है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ऑन रेफ्यूजीज़ किसी को भी ज़बरदस्ती जो है अपने मुल्क वापस नहीं भेज सकता। इसमें कई अफगान ऐसे शहरी हैं जो इस वजह से वहाँ से भागे हैं क्योंकि उनको डर है कि अफगान तालिबान उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनको इंतकाम का निशाना बनाएंगे। तो UNHCR ने इस हवाले से जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने पाकिस्तान इसकी मुखालफत की है।